स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चार्ल्स लॉ। बच्चों, चार्ल्स लॉ ने रिलेशनशिप बताया बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक पैरामीटर को वेरी किया, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को वेरी किया एंड वॉल्यूम को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने कांस्टेंट रखा प्रेशर। हमने कहा था ना, हम 3 वेरिएबल लेते हैं, तो इन्होंने एन जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको तो ले लिया कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम को ऑब्जर्व किया, टेम्परेचर को वेरी किया और प्रेशर भी रखा यहाँ पे कांस्टेंट। तो इन शॉर्ट उन्होंने क्या किया, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप नोट डाउन किया। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट रिलेट्स, चार्ल्स लॉ क्या करता है, इट रिलेट्स द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास। गिवन मास में मतलब हम n की बात कर रहे हैं जो कांस्टेंट वैल्यू है, ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप देखा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बच्चों, एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो ये देखा गया कि जब हम सैंपल लेते हैं गैस का, सपोज गैस का जो सैंपल है वो है 273 ml। ठीक है, हमारे पास में ये गिवन मास है गैस का। ठीक है, तो हमने जब ये सैंपल लिया है और इसमें हमने क्या किया, 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया। अभी जो ये था सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें इंक्रीज किया सपोज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जब हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस केस में जो वॉल्यूम है वो भी क्या इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है बाय 1 ml। अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी क्या इंक्रीज होता है, 1 ml से। इसका मतलब पहले क्या था, गैस का जो अमाउंट था वो कितना था, 273 ml था। ठीक है, हमने इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इंक्रीज किया टेम्परेचर को, ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया तो ml कितना हो जाएगा, 274 ml, और यही ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया। अगर 1 डिग्री पे 1 ml इंक्रीज हो रहा है तो 10 डिग्री पे 10 ml इंक्रीज होगा। तो ये 273 ml है, 10 डिग्री इंक्रीज करने पे टेम्परेचर ये हो गया 283 ml। तो उन्होंने क्या देखा कि हर 1 डिग्री पे 1 ml टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर पे 1 ml वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम 10 डिग्री इंक्रीज करेंगे तो इसमें प्लस 10 ml आप कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 283 ml। ठीक है, इन द सेम वे, सिमिलरली उन्होंने ये नोट डाउन किया कि अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं बाय 1 डिग्री, तो अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं बाय 1 डिग्री तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा बाय 1 डिग्री। ठीक है, तो अगर यहाँ लिख देते सिमिलरली, अगर हम डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर बाय 1 डिग्री तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बाय 1 ml। ठीक है, तो 1 डिग्री पे इंक्रीज भी हो रहा है, 1 डिग्री डिक्रीज करने पे 1 ml डिक्रीज भी हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज 273 ml स्टार्टिंग में हमारे पास में वॉल्यूम था, अगर हमने -1 डिग्री कर दिया है तो अब कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 272 ml वॉल्यूम। और अगर हम 10 डिग्री कम कर लेते हैं, सपोज 273 ml है और अगर हम -10 डिग्री टेम्परेचर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 263 ml हो जाएगा। तो टोटल मिला के बच्चों ये कंक्लूजन एक्सपेरिमेंटली आया कि अगर आप इंक्रीज करते हैं 1 डिग्री तो ml भी इंक्रीज हो जाएगा 1 डिग्री, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं 1 डिग्री तो ml भी डिक्रीज हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इन शॉर्ट हम इसको क्या कह सकते हैं, all the gases expand or contract by the same fraction of their volume at 0 degree centigrade per degree change in the temperature। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं ये लैंग्वेज लिख देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये तो आपको कंक्लूजन समझ में आ ही गया, इसी के लिए मैं लैंग्वेज फ्रेम अप कर रही हूँ। सो लेट्स सी दी लैंग्वेज। दिस इज द लैंग्वेज for the same which we have discussed just few minutes earlier।
See students, all the gases expand or contract by the same fraction of their volume at 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम बात करते हैं, थोड़ा सा अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम जैसे ही 1 डिग्री बढ़ाते हैं, 1 डिग्री कम करते हैं, तो गैस क्या होगी, एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, सारी गैसेस के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अगर 0 डिग्री पे हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम में भी रेस्पेक्टिव चेंजेस आएंगे। ठीक है, इन द सेम वे हम इसी डेफिनेशन को टेक्निकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, फॉर ईच डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम 1 डिग्री बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द सैंपल ऑफ अ गैस चेंज बाय द फ्रैक्शन ऑफ 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, सपोज 1 डिग्री चेंज करते हैं, तो जो वॉल्यूम है सैंपल का, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम चेंज में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, फ्रैक्शन ऑफ 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और आप जानते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या वॉल्यूम होता है, 273। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर 273 इंटू 273 करते हैं तो कट हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास में, 1 ही बचेगा। तो 1 डिग्री चेंज करने पे 1 ml वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम क्या है, 0 डिग्री पे 273 है, 273 से 273 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री चेंज से 1 ml में चेंज आता है। अगर हम 1 डिग्री ऐड कर रहे हैं तो 1 ml ऐड हो जाएगा। हम अगर 1 डिग्री माइनस कर रहे हैं तो ml में भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इनिशियल हम क्या ले रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से। ठीक है, तो सिंपल कंक्लूजन हमारे पास में ये है। अब बच्चों इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं और फिर हम इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स सी, जो गिवन अमाउंट ऑफ गैस है वो हमारे पास में है V0 कब, जब हमारे पास टेम्परेचर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या वॉल्यूम है, V0 वॉल्यूम है। हमने टेम्परेचर चेंज किया बाय T डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हमने टेम्परेचर चेंज किया बाय T डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। अगर इंक्रीज होगा तो हम प्लस लिख देंगे, डिक्रीज होगा तो हम माइनस लिख देंगे। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो मान लीजिए अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो फाइनल जो वॉल्यूम मिलता है वो हमें क्या मिलता है, VT। तो अब इसको हम फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं, जो फाइनल हमको फाइंड आउट करना है टेम्परेचर चेंज करने के बाद, वो हमने यहाँ लिख दिया VT इज इक्वल्स टू V0, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम था प्लस V0 अपॉन 273 इंटू 2। तो बच्चों ये हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम जो है सैंपल का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बाय द फ्रैक्शन ऑफ 1/273 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, या फिर एट द वॉल्यूम ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वॉल्यूम क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, V0 ही है, तो हमने वो यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है बच्चों, और आपको पता है अगर हम बात करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम जो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है तो वो क्या था 273। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 273 इंटू जो भी टेम्परेचर आप लिखेंगे वो इनिशियल वॉल्यूम से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 1 के बराबर। तो इन शॉर्ट वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, जितना कि टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं। तो वो ही बात है कुल मिला के, बट इसको फॉर्मूले में इस तरीके से पुट किया गया है। उसके बाद में हमने V कॉमन ले लिया, तो जब V कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 + 1/273 इंटू T। ठीक है, उसके बाद में हमने इसको वापस से रीअरेंज कर दिया तो आपके पास क्या जाएगा V0, ये यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 273 + T अपॉन 273। तो आपके पास में ये इक्वेशन आ गई है। ठीक है, चलो इसी इक्वेशन को हम आगे लेके चलते हैं और इसको हम कन्वर्ट करते हैं लीनियर ग्राफ इक्वेशन के अंदर। हमारे पास में इक्वेशन, इसको आप लिख दीजिए y, ये हो जाएगा आपके पास C इंटरसेप्ट प्लस आपके पास में ये हो जाएगा m x। ठीक है, यहाँ पे जो x है वो है टेम्परेचर, m क्या है स्लोप। तो चलो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसके बीच में तो y पे क्या आएगा, y पे आएगा VT, मतलब वॉल्यूम इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। x एक्सिस पे क्या आएगा, टेम्परेचर। ठीक है, स्लोप कैसा है मेरा, पॉजिटिव का है, तो चलो पॉजिटिव ले लेते हैं। और कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट है तो हमने कुछ ना कुछ स्पेस छोड़ दिया। ठीक है, इंटरसेप्ट छोड़ दिया हमने
और हमारा स्लोप कैसा है, स्लोप जो हम लिखते हैं ये m जो है बच्चों यहाँ पे स्लोप है, और स्लोप के आगे साइन क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव का, तो अपवर्ड स्लोप होगा, ठीक है। तो जो c है उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, मतलब आपको ओरिजिन से ग्राफ प्लॉट नहीं करना, आपको कुछ ना कुछ गैप छोड़ना है, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया है c, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, किसके बराबर हो गया ये हमारे पास में, v0 के बराबर, ठीक है। और ये मेरे पास में क्या है, स्लोप, और स्लोप किसके बराबर हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी v0 अपॉन 273 के बराबर। ये हमारे पास में x है, ये हमारे पास में y है ही, ठीक है बच्चों। देखो अगर मैं इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करती हूँ, अगर इस ग्राफ को मैं नेगेटिव साइड में, सपोज यहाँ पे मैं 0 डिग्री ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं 100, यहाँ सपोज 200, यहाँ सपोज 300 डिग्री सेंटीग्रेड ले रही हूँ, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है। अगर मैं ऑपोजिट जाऊंगी तो यहाँ हो जाएगा -100, -200, -300, ठीक है बच्चों। जब हम इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो हमको यहाँ पे कहाँ पे ये टच होता है, ये इस जगह पे टच हो रहा है। यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर नोट डाउन करें तो टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे, -273 डिग्री केल्विन, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ठीक है। तो उस ग्राफ को जब एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो ये x माइनस एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है एट -273 केल्विन। अब बच्चों इसका क्या मतलब हुआ, ये देखिए आप। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि जब हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो हमें एक मिनिमम वैल्यू मिलती है जो इक्वल्स टू होती है -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। अगर बच्चों इस 273 डिग्री सेंटीग्रेड की हम बात करें तो ये कितने केल्विन के बराबर होता है, ये बराबर होता है 0 केल्विन के, ठीक है। तो बच्चों इसको, इस स्केल को, ये जो न्यू टेम्परेचर स्केल मिली है इसको हम बोलते हैं केल्विन स्केल। क्या बोलते हैं, केल्विन स्केल, ठीक है, या फिर इसको एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है। तो ये जो न्यू स्केल डिराइव हुई थी इसको हम केल्विन स्केल या फिर एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है। ये एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जो मैथमेटिशियंस भी थे, और इनका नाम था लॉर्ड केल्विन। तो उनके नाम के पीछे ही स्केल का नाम दिया गया केल्विन स्केल, और इसको एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो वैल्यू है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर माना गया, एब्सोल्यूट ज़ीरो माना गया है। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब ये होता है कि इस टाइम पे जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑल मॉलिक्यूल्स, एटम, पार्टिकल्स, ठीक है, जो ऑल मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मूवमेंट है, ऑल मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो क्या हो जाए, ज़ीरो। मतलब इनमें एनर्जी बिल्कुल ना हो, इनका मोशन किसके बराबर हो जाए, ज़ीरो, बिल्कुल वो उनका वॉल्यूम, उनका मोशन क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको हम 0 केल्विन बोलते हैं, जो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होता है। और इस समय जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मोशन क्या हो जाता है, ज़ीरो, मतलब वो मूव करना स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, मूव करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इज द टेम्परेचर व्हेन नो सब्सटेंस एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, क्योंकि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे सबका मोशन बंद हो जाता है। और आपको पता है गैसेस क्या कॉन्स्टेंटली मोशन करते रहते हैं, अगर वो मोशन करना बंद हो जाएंगे तो वो क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आ जाएंगे तो वो गैसियस स्टेट में नहीं रहेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर नो सब्सटेंस एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, कोई भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट में नहीं रहता है। अब अगर हम रिलेशनशिप निकालें बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड, तो देखिए बच्चों जो केल्विन होगा वो इक्वल्स टू होगा डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, मतलब ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है ये ऑलवेज हमें मिलता है बाय एडिंग 273 विथ डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों जब आपको यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन के बीच में रिलेशनशिप पता चल गया है तो आप जो हमने पहले इक्वेशन बनाई थी उसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, केल्विन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अगर हमें
टेम्परेचर लिखना है, ठीक है। हमने जो पहले इक्वेशन डिराइव की थी उसमें अगर हम टेम्परेचर के बारे में लिखते हैं, देखो आप टेम्परेचर की जगह क्या लिख देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग टेम्परेचर, तो ये आप लिखेंगे 273 प्लस कैल्विन में जो भी आप टेम्परेचर ले रहे हैं, तो कैल्विन में हम टेम्परेचर लेते हैं सपोज टी, हमने टी सिंपल वर्ड यूज़ किया था वहाँ पे टेम्परेचर के लिए, तो आप टेम्परेचर की जगह लिख देंगे 273 प्लस टी, ठीक है। और अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं, स्टार्टिंग टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी 0, तो के किसके बराबर हो जाएगा, के हो जाएगा 273 के बराबर, तो इनिशियल जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर हो जाएगा 273, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0, तो के किसके बराबर हो जाएगा 273 के बराबर, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन में पुट करना है। देखिए कैसे, हमने जो फर्स्ट इक्वेशन देखी थी, जो हमने फाइनल इक्वेशन बनाई थी, वो था वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट 273 प्लस टी अपॉन 273, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ये जो 273 प्लस टी किसके बराबर हो गया है, टेम्परेचर के, कैल्विन में टेम्परेचर के, ठीक है 273, और जो भी हम डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर रहे हैं वो यहाँ हमने सी की जगह टी लिख दिया है, तो वो हमें किस में मिल गया है, कैल्विन के फॉर्म में, ये जो कैल्विन के फॉर्म में हमें टेम्परेचर मिल गया, तो इस जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इस जगह पे आप टी लिख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे 273 है वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, टी नॉट, मतलब इनिशियल टेम्परेचर लिख सकते हो, क्योंकि जब 0 डिग्री टेम्परेचर है उस केस में जो कैल्विन है वो किसका हो जाएगा 273 का, मतलब हम क्या ले रहे हैं उसको इनिशियल को T0, क्योंकि यहाँ पे सेंटीग्रेड क्या ले रखा है हमने 0, मतलब इनिशियल टेम्परेचर, तो इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा T0 कैल्विन के अंदर। तो देख लीजिए क्या मिल जाएगा, वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट, इसकी जगह हो जाएगा हमारे पास में T, और नीचे क्या आ जाएगा T नॉट, ठीक है बच्चों। अगर हम इसको वापस रीअरेंज करें तो हमें मिल जाएगा वी टी अपॉन टी वी नॉट अपॉन टी नॉट। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि V अपॉन जो T है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, जब हमने प्रेशर क्या ले रखा है कांस्टेंट। तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ चुकी है, चार्ल्स लॉ यही तो कह रहा था, ये तो रिलेशनशिप बताया उसने कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि देख लीजिए अगर आप यहाँ पे T को इस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T, V को अगर ऑपोजिट साइड ले जाते हैं तो V क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मोशन बढ़ जाएगा, पार्टिकल्स दूर चले जाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। कंक्लूजन तो यही है चार्ल्स लॉ का, ये तो हमने पूरा एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेस पे ये कंक्लूजन निकाला है। तो फाइनली हम क्या बताएंगे, इस रिलेशनशिप बताया टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, प्रेशर था कांस्टेंट, ठीक है, और जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। तो अब फाइनली हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, दोनों क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो ग्राफ हमें मिलेगा लीनियर, और यहाँ पे हमने प्रेशर क्या रखा है कांस्टेंट, इसका मतलब ये कैसा ग्राफ है, आइसोबारिक, आइसोबारिक ग्राफ है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वेरी डायरेक्टली एज इट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। तो लास्ट कंक्लूजन ये है चार्ल्स लॉ का। सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ल्स लॉ। So now let us see about the Gay-Lussac law. स्टूडेंट्स, गे-लुसाक लॉ को हम प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं कि सपोज़ अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, या फिर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या रखा जाता है, जो थर्ड हमारे पास में टर्म है वो यहाँ पे कांस्टेंट रखा जाता है, जो कि है हमारे पास में वॉल्यूम। सो इन दिस वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर प्रेशर इज ऑब्जर्व विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि बच्चों आपको पता है अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ेगी। अगर गैशियस पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी तो वो तेज़ी से मूव करेंगे, वो मोशन तेज से करेंगे तो वो अपने वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। अगर उनमें
मोशन बढ़ गया तो वो वॉल्स पे क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं प्रेशर बढ़ता है। तो यही लॉ दिया गया है गेर-लुसाइक ने कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच हमने देखा है कि सपोज हमने जो V1 वॉल्यूम लिया है तो हमें ये वाला ग्राफ मिला है, अगर हमने V2 वॉल्यूम लिया है तो हमें ये वाला ग्राफ मिला है। और बच्चों इसके अंदर V1 मान लीजिए कि ज़्यादा है V2 से। तो देखिए बच्चों हमने जब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ तो हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन मिल रहा है, ठीक है। ग्राफ तो हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन मिल रहा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ रहा है। ग्राफ हमें लीनियर मिला है, अपवर्ड डायरेक्शन मिल रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। लेकिन मैंने दो अलग अलग वॉल्यूम्स लिए, मतलब जब मैंने वॉल्यूम V1 लिया था तो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में हमें नीचे वाला ग्राफ मिला। जब मैंने वॉल्यूम V2 लिया तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में मुझे ये अपर वाला ग्राफ मिला। अब देखिए बच्चों अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, ठीक है। तो इनके प्रेशर जो होगा, इनका प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा वॉल पे, पार्टिकल दूर दूर होने की वजह से। देख लीजिए प्रेशर क्या लग रहा है, कम। और अगर वॉल्यूम कम है तो पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास में होंगे, उनमें कॉलिजन ज़्यादा होगा, ठीक है। ज़्यादा तेज़ी से टकराएंगे और टकराएंगे तो वो वॉल्यूम भी क्या करेंगे, प्रेशर भी क्या करेंगे, ज़्यादा अप्लाई करेंगे। तो देखा आपने जब हमारे पास वॉल्यूम V1 था, जब वो जो बहुत ज़्यादा था तो हमारा प्रेशर क्या था, P1। जब वॉल्यूम हमारे पास V2 था तो प्रेशर क्या था, P2। तो मैं लिख देती हूँ P1 एंड P2। और आप देख सकते हैं ग्राफ में बच्चों जो P2 है वो ज़्यादा है P1 के कंपेयर में। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे, ठीक है, आपको ग्राफ नीचे की तरफ मिलता जाएगा, और जब वॉल्यूम कम होगा तो ग्राफ आपको ऊपर की साइड में मिलेगा, ठीक है। और हम अगर रिलेशनशिप देखें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में तो आपको पता है ये इन्वर्सली रिलेशनशिप है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, बट अभी यहाँ के लिए हमारे पास ये है गेर-लुसाइक लॉ जो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है बच्चों। अब हम जब इसका एक फॉर्मूला समझ चुके हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, ठीक है, तो अब हम इसका टेक्निकल जो इसकी एक्सपेरिमेंटल जो डेफिनेशन है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों ये है हमारे पास में डेफिनेशन जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आई है। देखिए जैसे हमने पहले पढ़ा था चार्ल्स लॉ में, उसी तरीके से ये डेफिनेशन है। वहाँ पे हमने रिलेशनशिप देखा था वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, यहाँ पे हम रिलेशनशिप देख रहे हैं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, बस बाकी सब कुछ सेम है इसमें। देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट लिया है, द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीज या डिक्रीज बाय 1/273 ऑफ इट्स प्रेशर at 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। मतलब अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करते हैं तो प्रेशर भी 1 से बढ़ जाएगा। अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर कम करते हैं तो प्रेशर भी 1 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि स्टार्टिंग जो प्रेशर था हमारे पास में वो था P0, ठीक है, जब हमारे पास टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हमने टेम्परेचर T डिग्री से इंक्रीज़ किया, मतलब मान लीजिए 1 डिग्री से इंक्रीज़ किया, तो हमारे पास जो नया प्रेशर आ गया वो क्या आ गया, PT, ठीक है। तो देखिए बच्चों इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, PT क्या मिलेगा, PT इज इक्वल्स टू P0 प्लस P0 अपॉन 273 इंटू टेम्परेचर। बिल्कुल बच्चों वैसा ही जैसे हमने वॉल्यूम के लिए लिया था, यहाँ पे हमने VT ले रखा था चार्ल्स लॉ में, यहाँ पे हम PT ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे मैं P0 कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस अपॉन 273 यहाँ पे आ जाएगा T, ठीक है। इसी इक्वेशन को वापस से मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूँ 1 से तो वी विल गेट इक्वेशन एज PT इज इक्वल्स टू P0 इंटू 273 प्लस T अपॉन 273, ठीक है बच्चों। और आपको पता है अभी हमने देखा था लास्ट टाइम पे कि अगर हम टेम्परेचर को ये सेंटीग्रेड में है और 273 से ऐड करते हैं तो किस में मिल जाएगा, केल्विन में, तो उसको हम टोटल T की तरह काउंट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी चार्ल्स में हम पढ़ चुके हैं। तो PT क्या हो जाएगा, P0
T। और आप जानते हो टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम लेते हैं तो केल्विन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T नॉट। बच्चों ये क्वेश्चन वापस आपको समझा देती हूँ कि अगर केल्विन का जो टेम्परेचर होता है वो होता है सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैंने इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड माना है तो केल्विन किसके बराबर हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा 273 के बराबर, 273 केल्विन के बराबर, ठीक है। और इसको मैं कंसीडर करती हूँ 0 टेम्परेचर पे लिया है तो T नॉट, इसके लिए जहाँ पे भी 273 दे रखा है वहाँ पे मैंने क्या लगा दिया है, T नॉट, ठीक है। लेकिन जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, मान लीजिए कि 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज किया है, तो हम यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड की जगह क्या लिखेंगे, टेम्परेचर, मतलब T टेम्परेचर जो भी चेंज करें तो T प्लस 273 किसके बराबर हो जाएगा, कुछ टाइम बाद जो हम टेम्परेचर चेंज करते हैं उसके बराबर। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, 273 प्लस T की जगह हमने यहाँ पे T लिख दिया है। मतलब ये T किस में है, अब ये केल्विन में है, ये जो T हमारे पास में ये किस में है, केल्विन में। तो क्या हो जाएगा, PT इज इक्वल्स टू P नॉट T अपॉन T नॉट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ इसी इक्वेशन को तो मुझे क्या मिल जाएगा, देख लीजिए, PT अपॉन T इज इक्वल्स टू P नॉट अपॉन T नॉट, ये हमारे पास में आ गई है फाइनल इक्वेशन। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है, अगर मैं इसको इधर ले जाती हूँ तो देखो देख सकते हैं आप, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के। तो यहाँ पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, ठीक है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टेम्परेचर के। So student, this is all about the Gay-Lussac law. Now we are going to move towards next law, which is Avogadro law. So students, now we are going to study about the last law, which is Avogadro law. Student, this was given by Amedeo Avogadro in 1811, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, इन्होंने रिलेट किया था वॉल्यूम को विथ नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इन्होंने रिलेट किया था वॉल्यूम को विथ नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इन्होंने कहा कि वॉल्यूम जो है वो इक्वल्स टू होगा, वॉल्यूम जो होगा वो इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर एनी गैस, अगर टेम्परेचर और प्रेशर क्या लिया है हमने, गैस का सेम लिया है। मतलब अगर हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर, सपोज मान लीजिए कि गैस है जिसका वॉल्यूम है 22.4 लीटर, ठीक है, ए गैस का, ठीक है। और बी गैस जो उसका भी वॉल्यूम क्या है 22.4 लीटर सपोज, ठीक है। तो उसके अंदर जितनी ए वॉल्यूम के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उतने ही बी वाली गैस के अंदर भी पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन। तो मान लीजिए अगर ए वाले गैस में अगर मान लीजिए कि 6.02 इंटू 10⁻23 गैस पार्टिकल्स हैं, तो बी वाले में भी 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में क्या है, सेम है, ठीक है। तो अगर ए और बी का वॉल्यूम सेम है तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम। बस कंडीशन ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर भी दोनों का क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। तो ये लॉ दिया था एवोगैड्रो ने कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स एट फॉर एनी गैस एट कांस्टेंट एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करें तो मान लीजिए अगर वॉल्यूम उसके अंदर है किसी भी गैस का, अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर है या 22400 मिलीलीटर है, तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे गैस के वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे, मतलब 1 मोल के बराबर होंगे। तो बच्चों किसी भी गैस में अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होंगे अगर उन दोनों गैस में टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसका मतलब क्या होता है, टेम्परेचर होना 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर हम बोल सकते हैं 273.15 केल्विन के बराबर हो, ठीक है। प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं 76 सेंटीमीटर Hg, या फिर आप बोल सकते हैं 760 mm Hg, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है। अगर मैं और फर्दर इसको टोर के हिसाब से देखें तो 760 टोर। इस तरीके से
टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होंगे, तब जाके अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम ये है तो उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स इतने ही होंगे। ठीक है। हाँ, अगर हमने टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दिया, मान लीजिए इसका टेम्परेचर अलग है, इसका टेम्परेचर अलग है, तो ये रूल फॉलो अप नहीं होगा। तो चलो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं और इसका ग्राफ देख लेते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर प्रेशर सिमिलर है, सेम है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, चाहे कोई भी गैसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, सो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर वॉल्यूम सेम है, इक्वल है, तो मोल्स भी क्या होंगे, इक्वल। कब? जब हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर दोनों या तीनों या जो भी गैसेस है, जितनी भी अमाउंट ऑफ गैसेस है, उन सबका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट सेम। ठीक है, अब हमने ग्राफ प्लॉट किया है V/N और N के बीच में, तो बच्चों हमें स्ट्रेट ग्राफ मिलता है, मतलब ये कुछ भी वेरिएशन नहीं आ रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट मोलर वॉल्यूम जो होता है वो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट वैल्यू शो करता है। जैसे कि अगर टेम्परेचर हमने लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर लिया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वॉल्यूम क्या होगा गैस का, वॉल्यूम जो होगा वो होगा 22400 मिलीलीटर। ठीक है, अगर टेम्परेचर वापस हमने 0 लिया है लेकिन प्रेशर हमने 1 बाहर लिया है, उस केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 22700 मिलीलीटर। ठीक है, अगर हमने टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज कर दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप केल्विन में लेते हैं तो 298.15 केल्विन की बात कर रहे हैं हम, प्रेशर 1 बार है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम हो जाएगा 24800 मिलीलीटर। सो स्टूडेंट, जैसे ही आप पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, वॉल्यूम में भी चेंज आ जाएगा, मोलर वॉल्यूम में भी चेंज आ जाएगा। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द एवोगैड्रो नंबर। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, एवोगैड्रो ये कहते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर, अगर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। और किसी भी गैस, एनी गैस इररिस्पेक्ट ऑफ द नेचर, अगर वॉल्यूम उनका सेम है तो उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, सेम। बस कंडीशन ये है कि उसके अंदर दोनों गैसेज या तीनों गैसेज में प्रेशर और जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, सेम या फिर कांस्टेंट, तब ये रूल एप्लीकेबल होगा। अगर ये चेंज हो गया है दोनों के अंदर तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द एवोगैड्रो लॉ।